डोईवाला में पीसी भाई को कौन नहीं जानता। घर पर बिजली का काम कराना हो तो लोग पीसी भाई को याद करते हैं। आपके पास अपनी कोई दुकान नहीं है, एक बैग है जिसमें कुछ टूल्स हैं जिसके सहारे आप आजीविका की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास कस्टमर की लंबी लिस्ट है। आपके जीवन का संघर्ष जो भी सुनेगा वो भावुक हो जाएगा। कहते हैं मेरा नाम पीसी नहीं है, मेरा नाम तो सुरेश चंद है। पीसी नाम तो आप सभी ने प्यार से दिया है। पीसी नाम के पीछे की भी एक कहानी है। आइए मिलते हैं पीसी भाई से, मेरा मतलब है सुरेश चंद से। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज इस समय मैं हूं डोईवाला में और इस समय मुलाकात कर रहे हैं हम सुरेश चंद जी से। आप व्यवसाय से आप इलेक्ट्रिशियन हैं और आपको सब लोग प्यार से पीसी नाम से पुकारते हैं। क्या वजह है आपको कि पीसी नाम से लोग बुलाते हैं? नमस्कार डुगडुगी चैनल वालों को। और मेरा नाम सुरेश चंद है। पीसी से मेरा कोई वैसे लिंक तो नहीं है मगर मेरे जितने बचपन का एक्सपीरियंस है, क्या है कि जो स्कूल कॉलेज टाइम पे बच्चे साथ में पढ़ते हैं सब लोग एक दूसरे के, तो दोस्तों ने मेरा नाम प्यार से पीसी रख दिया था। हालांकि हमने नाम किसी और का था, मेरे दोस्त का, मगर हम उसको बोलते थे पीसी। तो धीरे धीरे वो क्योंकि आउट ऑफ हमारे यहाँ से चला गया, वो है ना, उत्तराखंड से चला गया। उस समय उत्तराखंड तो था नहीं, यूपी था, मगर उस समय वो यहाँ से चला गया बेचारा। तो अब पीसी नाम रह गया। अब पीसी का नाम था उस बंदे का, वो बंदा यहाँ से चला गया। अब नाम उन्होंने क्या हुआ कि मेरे जो और दोस्त थे उन्हें पता चला धीरे धीरे पीसी पीसी पीसी, तो ये चलता रहा। अब जैसे मैं आपसे मिला, किसी और से मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है ना, इसका नाम पीसी है। तो ये बस ऐसी कर करके मेरा नाम जो है पीसी फेमस हो गया। हालांकि मैं सबको अपना नाम सुरेश ही बताता हूँ कि जी मेरा नाम सुरेश चंद है, मगर सब लोग पीसी के नाम से ज़्यादातर दुनिया सब लोग यही इसी नाम से जानते हैं मेरे को। जैसे कि आपके दोस्त तो चले गए लेकिन वो अपना नाम छोड़ गए। हाँ। और वो नाम आपके साथ जो आपकी पहचान बन गया। और बहुत सारे लोग आपको पीसी ही कहते हैं। जब मुझे पता चला कि पीसी भाई, तो एकदम आपका चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने कहा ये तो वही भैया हैं जो बिजली का काम करते हैं। आपने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, उस संघर्ष को भी हम आपसे जानना चाहेंगे। संघर्ष सर 1994 से शुरू हुआ, 1994। मैं 10th क्लास में था। क्या हुआ कि मैं 10th में पास नहीं हो पाया उस साल। और पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय मेरे फादर कुआंवाला में फैक्ट्री में काम करते थे। उस साल वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, शायद 92 में बंद हुई थी शायद फैक्ट्री ना। तो 2 साल हो गए थे फैक्ट्री बंद हुए हुए। तो क्योंकि अच्छा पिताजी जब जॉब पे थे तो अच्छी खासे हमारे पास इनकम आती थी पिताजी की जॉब के हिसाब से। उस ज़माने में पिताजी को मेरे ख्याल 3,500-4 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी पर मंथ की। 92-94 में जो है उन पैसों की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो हमने क्या हुआ, अच्छा जीवन व्यतीत किया उससे पहले। मगर एकदम से फैक्ट्री डाउन होगी तो पास में पैसा हमारे पास था नहीं। तो फिलहाल जो पिताजी का फंड वंड था हमने वो निकाला। 1-2 साल ऐसे ही घुमा फिरा के निकाल दिए। हम इस उम्मीद में रह गए कि फैक्ट्री चलो बंद हो गई है, चल जाएगी, 1 साल चल जाएगी, 2 साल में चल जाएगी। वेट एंड वॉच करते रहे, नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंडीशन ख़राब होती चली गई घर की, क्योंकि पैसा इनकम तो आई नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था। तो जब पैसा नहीं आया तो हमने कहा यार क्या करें, फिर किसी को तो फील्ड में उतरना ही था। अब मेरे 2 भाई और हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो भैया उस समय पढ़ ही रहा था, बड़ा भैया भी पढ़ ही रहा था उस समय, मेरे ख्याल वो बीएससी कर रहे थे भैया ना। तो मैंने कहा भैया आप बीएससी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बीएससी करो। छोटा भाई काफ़ी छोटा था वो, मेरे ख्याल 7th-8th में रहा होगा। तो मैं फील्ड में उतरा। मैंने कहा छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम करना शुरू करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले जो काम मिला सर, सबसे पहले मेरे को पुताई का काम मिला। एक बंदे ने मेरे को बोला कि आप जो है मेरे साथ पुताई करने चलो, कि मेरे को हेल्पर चाहिए और आप कर पाओगे। उस ज़माने में सर कूंची चला करती थी, आपने देखी होगी, मोटी सी कूंची होती थी, उससे करते थे पुताई, और चूने की पुताई हुआ करती थी। तो मैं चला गया उसके साथ काम करने। उसने मुझे बोला मैं तेरे को 10 रुपये रोज़ दूंगा, सिर्फ 10 रुपये रोज़। तो मैंने 5 दिन काम किया उसके साथ, 50 रुपये मुझे मिले। मेरे हाथ पूरे फट गए, क्योंकि मैं बच्चा था, कोमल शरीर था, सही बात है ना। तो हाथ मेरे सारे फट गए उससे। तो मैंने कहा भैया ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं कहा मैं नहीं कर सकता इसको। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया। अब क्योंकि वो दिवाली सीजन की बात थी, सीजन दिवाली का था उस समय, फिर हमने दिवाली जैसे कैसे निपटाई। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ा। फिर मेरे को मिला फैक्ट्री का काम, बल्ब फैक्ट्री में काम मिला। मेरे पिताजी के कोई दोस्त थे, उन्होंने बल्ब फैक्ट्री लगाई थी। आपने देखा होगा टॉर्च वाले बल्ब पहले यहीं बना करते थे। जी। तो बहुत सारे लोग बनाते थे बल्ब।
तो मैं उनके साथ बल्ब फैक्ट्री में चला गया। तो मैंने बल्ब फैक्ट्री में 2-3 साल लगातार काम करा, सीखा काम को पहले। तो धीरे धीरे फिर जब उन्होंने देखा कि यार लड़का टैलेंटेड है, इसको काम आ गया, तो उन्होंने मुझे काम जो है अच्छे से देना शुरू करा। शुरू में मेरे को 300 रुपये महीना ही मिलता था वहाँ भी। फिर धीरे धीरे उन्होंने 400 करा, फिर 500 करा। धीरे धीरे फिर मेरे को जब ठेके पे काम मिलने लग गया तो मेरे 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी बन जाती थी महीने की। तो ऐसे ही चलता रहा जीवन। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो काम भी बंद होना शुरू हो गया। बल्ब फैक्ट्री का काम जो है धीरे धीरे बंद होना लग गया, क्योंकि बल्ब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई थी और उतना ज़्यादा माल निकलता नहीं था, और माल बेचने देहरादून जाते थे तो वो लोग क्या कम लेते थे माल। ऑर्डर में हमेशा मानना का नहीं, इतना नहीं उतना, ऐसा नहीं वैसा बनाओ, तो ये सब प्रॉब्लम आती थी मार्केट में। तो हमने उस चीज़ को भी फेस किया। फिर जब मैंने देखा यार इसमें भी भविष्य ख़राब हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं है इस कुछ, फिर हमने उस काम को भी ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार घर कैसे चलेगा, खाने के लिए दिक्कत थी, है ना। पहनने के लिए कपड़े भी जो हमारे पहले हुआ करते थे वो सारे फटने शुरू हो गए। अब इतने साल कहाँ चलते हैं कपड़े से। तो फिर मैंने जो है धीरे धीरे अखबार की तरफ गया। फिर तो मैंने न्यूज़पेपर सप्लाई का काम शुरू किया। उन्होंने बुलाया कि भैया अखबार बांटने के लिए मुझे लड़की की ज़रूरत है, अगर आप कर पाओ तो। मैंने भैया मैं कर तो लूँगा, पर मेरे पास साइकिल नहीं है। तो उन्होंने कहा साइकिल हम देंगे और हम आपसे साइकिल का चार्ज लेंगे, उसके बदले जो आप ख़राब होगी वो आपको ठीक करानी पड़ेगी, और हम आपको 500 रुपये या 600 रुपये महीना देंगे। मैंने कोई बात नहीं। तो मैं उनके साथ बेचारा करता रहा। ये मैं 1996 का बता रहा हूँ। 1996 से मैंने शुरू किया और सन 2006 तक मैंने अखबार बांटी है, लगातार 10 साल। बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, जैसा होता था। अखबार का काम आपको पता ही है, सुबह ही निकलना पड़ता है 5 बजे और रात को जाते थे 6-7 बजे सोने के लिए, 8 बजे सोए और सुबह 5 बजे निकल गए। फिर मार्केट में पैसा भी फंसा उसमें, अखबार में भी, क्योंकि लोग ले लेते हैं, देने में जो है मान लो किसी 1 महीने में नहीं ले पाए तो अगले महीने कोई नहीं देता ना, भाई साहब इतने पैसे कैसे हो गए आपके। तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, मगर यह है कि मैंने फील्ड में एक्सपीरियंस काफ़ी लिए। उसके बाद जब मैंने अखबार का काम छोड़ा, फिर मैं यहाँ डोईवाला में, हमारे यहाँ नगर पंचायत उसी समय बनी थी। तो इधर से इन्होंने, माटे भैया थे हमारे, उन्होंने हमें बोला कि यार ऐसे ऐसे जो है यहाँ से जो है कोर्स करवा रहे इलेक्ट्रिशियन का, और कि अगर आप करना चाहो तो कर लो, 6 महीने की ट्रेनिंग है और फ्री है यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2005 में मैंने डोईवाला ITI से ITI का कोर्स किया, तब मैं इसमें इलेक्ट्रिकल लाइन में आया। उसके बाद से फिर मैं आज तक मतलब उस काम को डेली सीख रहा हूँ, डे बाय डे। बहुत कम उम्र में आपने बड़ा संघर्ष किया है। आपने पुताई का काम किया और जो कोमल हाथ हैं वो खुरदरे हो गए। 5 दिन में ही आपको पता चल गया कि ये कितना कष्ट का काम है, कितनी दिक्कतों का काम है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि परिवार को सहारा देना था, परिवार को मजबूती के साथ खड़ा करना था। आपका जो संघर्ष है उसको सुनकर मैं बड़ा भावुक हो गया हूँ। और उस समय में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1996 वो समय ऐसा था कि बहुत पैसा लोगों के पास नहीं होता था, बड़ी दिक्कतों का भी सामना लोग कर रहे थे। मैं खुद बता रहा हूँ कि 1996 में मैंने एक अखबार को ज्वाइन किया था, मात्र 500 रुपये प्रति माह पर। और वो 500 रुपये जब मैं मिलते थे तो मैं भी बड़ा खुश हो जाता था कि कुछ तो मेरे को मिला है। 2005 में आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया, उसके बाद आप आगे बढ़े, इस फील्ड में आए। अखबार की बात आप कर रहे हैं जी। आप घर घर अखबार बांटने जाते थे, और अखबार एक ऐसी चीज़ है जिसको रोज़ पहुंचाया जाना चाहिए उसके मुकाम तक, पाठक के हाथ तक। क्या चुनौतियां सामने आती थी, क्या दिक्कतें सामने आती थी? उसमें ये ऐसा टाइमिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि अगर आपने कस्टमर, उस समय क्या होता था, अब तो लोग लेट उठते हैं सो के, 8 बजे 9 बजे निकल रहे लोग बिस्तर से बाहर। हमारे ज़माने में जिस समय मैं अखबार बांटता था 96 में, लोग 4 बजे घर का दरवाज़ा खोल देते थे कि अखबार वाला नहीं आया। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। और मेरे पास पूरा ऑलमोस्ट डोईवाला सारा था, मतलब डोईवाला लोकल, अपना इधर अच्छे वाला तक, इधर पूरा अपना चांदमारी हो गया, फिर नीचे कुड़का वाला हो गया, उधर से तिल्ली वाला निकल जाओ, उधर से नीचे खते में घूम के तब वापस डोईवाला आता था। इतना एरिया करने में मेरे को 5-6 घंटे लग जाते थे। 16 या 17 साल का एक युवा जी, जो अभी कुछ सीख रहा है, उसको उसके अपने सपने हैं, कुछ सोच रहा है, और आपने तो पहले कभी इस तरह का काम किया ही नहीं था। कितने किलोमीटर साइकिल चलाते थे रोजाना? सर लगभग मुझे लगता है कि मैं 20 किलोमीटर रोज़ की साइकिल चलाता था। थकान तो सर, क्योंकि उस समय बच्चे थे, जवान था, जोश था थोड़ा, तो इतना ज़्यादा नहीं पता लगता था। मगर यह है कि रात को सोने के बाद पता नहीं चलता था कहाँ सो गया, सुबह आँख नहीं खुलती थी।
और थोड़ा सा लेट हो जाता था तो कस्टमर बोलता था कि भाई तू आज इतने लेट हो गया, घड़ी दिखाते थे हमें, टाइम देखो। बारिश में किसी का अखबार भीग जाता था तो वो हमारे पीछे पड़ जाते थे कि जी आपने बारिश में अखबार फेंक के चले गए आप। मैंने कहा सर मैं छतरी लगा के थोड़ी जाऊँगा, ये तो आपकी ड्यूटी है, मैं आपके तो गेट तक आ रहा हूँ, दरवाज़ा भी खटखटा रहा हूँ। 2 बार मुझे कुत्तों ने भी काटा उस चक्कर में, क्योंकि उस ज़माने में कुत्ते लोग बहुत पालते थे। अब कहीं पर रास्ते में कुत्ता मिल गया, उसने काट लिया, तो 2 बार मैंने इंजेक्शन भी लगवाए फिर कुत्ते काटने के, वो सब अपने जेब से करा खर्चा। हालांकि इनका कुत्ता था, उन्होंने कुछ नहीं दिया। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला अखबार बांटने के दौरान जिसने कहा हो कि तुम बारिश में आ रहे हो, तुम सर्दी में आ रहे हो, आओ एक साथ बैठते हैं, एक कप चाय पीते हैं? नहीं सर, ऐसा तो खैर मेरे, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर ऐसे थे जो मुझे अपने जैसा समझते थे। मतलब मैं उनके यहाँ जाता था, मैं बल्कि उनके यहाँ से टाल के निकलता था। मैंने कहा ये रोज़ मुझे चाय पिलाते हैं सुबह ही, जब भी जाओ तो उन्होंने चाय का कप पहले तैयार रखना, उन्होंने कहा वो आने वाला है और चाय बना के रखो। तो मेरी आप यकीन नहीं करोगे, डेली सुबह 8-9 चाय हो जाती थी घर पहुँचने तक। ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग थे। अरे वाह, बड़ा आनंद मिलता था उस समय फिर। हाँ, ज़्यादातर दुकानदार थे उनमें, कस्टमर घर के लोग तो खैर नहीं पिलाते थे, पर दुकान वाला हर जिसकी भी दुकान में गया, तो मैंने कहा भैया उस समय क्योंकि चाय 2 रुपये की थी तो, और अखबार भी हमारा उस समय सस्ता ही था, 2 ही रुपये का अखबार था। हाँ। अब मैंने कहा मैं इसे अखबार के बदले चाय पीऊँगा तो यार मेरे को वहाँ पेमेंट तो देनी है, मैं कहाँ से दूंगा पेमेंट। अब वो 2-2 करके महीने के 60 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ऐसा तो है नहीं कि एक ही चाय पी, एक मैंने आपके यहाँ पी, एक फिर दूसरे के यहाँ, फिर तीसरे के यहाँ, 8-9 चाय हो जाती थी डेली इसी तरीके से कर करके। तो ये भी चीज़ हमने फेस की है वहाँ पर। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं सुरेश चंद जी से। आप प्रोफेसर से इलेक्ट्रीशियन हैं और आपके जीवन के संघर्ष के बारे में हम जान रहे थे, और मैं बड़ा भावुक हो रहा था आपकी बातों को सुनते हुए। मैं उस समय को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी मैं देखता हूँ युवाओं को अखबार बांटते हुए, घर घर जाते हैं, सूचनाओं को लेकर जाते हैं। मैंने अखबार बनते हुए भी देखा है, क्योंकि मैं अखबार से जुड़ा हुआ रहा। तो अखबार बनाने के दौरान की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, मैंने उनको भी देखा है। और आज आपसे सुन रहा हूं कि अखबार घर घर तक पहुंचाने की जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं, उसके बारे में भी आपसे मैं जानकारी ले रहा हूं। आपने 2005 में प्रशिक्षण लिया, तो प्रशिक्षण के बाद जो आपने एक नई शुरुआत की, जो आज भी आपके साथ है, आपका घर परिवार चल रहा है, आप समृद्ध हो रहे हैं और आप लोगों से लगातार मुलाकात करते हैं, तो जो प्रशिक्षण के बाद की जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रशिक्षण के बाद सर ऐसा हुआ कि हमने जब ITI पूरी हुई 2005 में, तो उसके बाद फिर हमें डिप्लोमा मिला। डिप्लोमा मिलने के बाद फिर हमें आर्थिक सहायता भी मिली यहाँ से ना। तो इन्होंने 50,000 रुपये का एक पैसा लोन दिया था हमको, जो वैसा था क्या नाम, सब्सिडी वाला लोन था। तो वो मैंने लिया, एक छोटी सी दुकान खुलवाई छोटे भाई को। मैंने कहा भाई तू दुकान में बैठ, काम करने के लिए मैं हूँ। तो हमने वो दुकान खोली धीरे धीरे। तो वो पैसा हमने किस्तों में बेचारा वहाँ पूरा करा धीरे धीरे। हाँ, तो पूरा तो करना ही था, क्योंकि बैंक से लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। तो हमें हमेशा इस चीज़ की टेंशन रहती थी कि ऐसा ना हो कि बैंक वाला हमारे घर आ जाए पैसे लेने, है ना। तो इस चीज़ को हम बड़ा ध्यान रखते थे। हम भले ही कमाई हो ना हो, टाइमली हम उसकी इंस्टॉलमेंट जो है पहुँचा दिया करते थे बैंक में। और हमने समय से पहले ही बैंक का लोन क्लियर करके NOC ले ली। बहुत बढ़िया करा ये तो, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी थी। सरकारी पैसा है, आपकी मदद के लिए आपको मिला, आपने मेहनत की और उस पैसों को आपने चुकाया। आज मैं आपको देखता हूँ कि आपके पास अपनी कोई दुकान नहीं है, आपके पास एक बैग है, उसमें आपके पास कुछ टूल्स हैं। उन टूल्स को लेकर आप एक प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और लोग आपको प्यार करते हैं। PC नाम से ही पुकारते हैं आपको और आपको बहुत प्यार करते हैं। कैसे आपका रूटीन होता है, कैसे आप इस नेटवर्क को चलाते हैं, कैसे आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं सर ऐसे चलाता हूँ जैसे, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम लोग मेरे को जानते हैं, जितने दुकानदार हैं सबसे हमारे संबंध हैं। तो कोई भी अगर कस्टमर आता है, नया कस्टमर भी आता है, तो वो पूछते हैं कि भैया कोई इलेक्ट्रिशियन है, हमें पंखा लगवाना है या कुछ भी रिपेयर कराना है, तो वो तुरंत नाम सजेशन कर देते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनकी कॉल आती है, मैं रिसीव करके बता देता हूँ मैं इतनी देर में आऊँगा या घर कहाँ है। तो उसके हिसाब से हम सर्विस उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर बाई चांस मैं नहीं भी पहुंच पाता तो मैं किसी दूसरे बंदे को भेज देता हूं, मगर सर्विस के लिए हम हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं। और PC भाई का तो व्यवहार ऐसा है कि एक बार अगर कोई आपसे सर्विसेज लेता है तो दोबारा फिर आपको ही बुलाता है। बिल्कुल सर, ये तय है। हाँ, तय भी है। और सर मेरा अपना एक मानना है कि मेरे लिए नया कस्टमर नया नहीं है, मेरे लिए वो हमेशा के लिए है कस्टमर। बिल्कुल, मैं कभी उसे ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा कि यार मैंने आज इससे 500 रुपये ले लिए और मेरा काम ख़त्म हो गया। नहीं, मैं वो काम करूँगा, चाहे आप नया बंदा हो या पुराना बंदा हो, काम 100 रुपये का है तो 100 रुपये ही लूँगा। ऐसा नहीं है कि 500 मांग लिए। आपकी जो कस्टमर की जो लिस्ट है वो कितनी लंबी है, कितने लोग हैं उसमें शामिल? सर लगभग पूरा डोई वाला ही है,
सभी के यहाँ जाता हूँ मैं लगभग। इससे पहले आप आसपास के इलाकों में भी जाते थे? हाँ, पहले मैं सर इधर भानियावाला हो गया, रानी पोखरी हो गया, भोगपुर भी गए हैं कई बार काम करने, ऊपर गांव में भी गए, थानों वानों सब जगह गए हैं पहले, क्योंकि इतने इलेक्ट्रिशियन हुआ नहीं करते थे तो हमें ज़्यादातर बाहर की कॉल ज़्यादा मिलती थी, तो मैं लोकल डोईवाला नहीं देख पाता था उस समय, क्योंकि बाहर का कॉल होता था। अब मेरे पास कुछ होता भी नहीं था सर, मेरे पास सिर्फ साइकिल थी, मैं साइकिल से ही जर्नी करता था जहाँ जाना हो, तो साइकिल से ही हमने जाना और काम करना, और सुबह गए थे शाम को आ रहे। फिर खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, मगर यह है कि गाँव के लोगों से इतना फ़ायदा है, उनके घर जाओ तो पहले सबसे पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद आपको काम बताएंगे, और खाने का टाइम है तो कहेंगे काम छोड़ो पहले खाना खाओ। बहुत सही। ऐसे भी बहुत लोग मेरे को मिले हैं जिन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। मैंने कहा भैया आपका 10 मिनट काम है, कह रहा नहीं, खाने का टाइम है, आप पहले खाना खाओ उसके बाद काम करना। तो हमने पहले, उन्होंने बेचारों ने भोजन करवाया, उसके बाद मैंने काम निपटाया, फिर मैं घर आया। पीसी भाई, आपने जो साइकिल चलाई है 2005 के प्रशिक्षण के बाद भी आपने साइकिल चलाई, कितने साल साइकिल चलाई आपने? साइकिल तो सर मैंने 13 तक चलाई, 2013-14 तक चलाई। कितने किलोमीटर दूर तक जाते थे आप? हम भाई जैसे रानी पोखरी हो गया 10-12 किलोमीटर है ही है, इतना ही इधर भोगपुर हो गया, थानो भी हो गया, तो सब जगह हम साइकिल से ही जाते थे। बाइक तो हमारे पास उस समय थी नहीं, ना स्कूटर हुआ करता था। जब पुराने समय को याद करते जी। हैं, उस समय की चुनौतियों को याद करते हैं, उस समय के संघर्ष को याद करते हैं, तो आज क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं? आज सर काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर कि भाई हमने अगर उस समय ये काम नहीं सीखा होता तो मैं आज पता नहीं क्या कर रहा होता। और क्योंकि मैंने इस दौरान बीच में सब्जी भी बेची सर। ओह, सब्जी भी बेची, सब्जी बेचने का काम भी किया, क्योंकि मेरे ख्याल 2002-03 के आसपास की बात है। अखबार के साथ साथ में वो काम भी करता था, तो अखबार हमने सुबह अखबार मारने, और क्योंकि मेरे साथ एक पार्टनर और था तो हम 2 लड़के थे, तो वो दूसरा लड़का मंडी जाता था और सब्ज़ी लाता था। हमने दिन भर रेडीमेड सब्ज़ी बेचनी इधर उधर गांव-गांव जाके, और अखबारी कलेक्शन भी करनी साथ में, मतलब क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जो काम मिला, चाहे 10 रुपये मिले या 5 रुपये मिले, हमने सारे काम करे। बहुत सही बात है, आपको सलाम करते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में आज पहली बार मुझे इतनी जानकारी मिल रही है। आपसे मुलाकात तो लगातार होती रही, जी जी सर, और चलते हुए हाय हेलो होती रही, हाँ जी सर। लेकिन आपके बारे में मैं इतना नहीं जान पा रहा था। जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो आपके संघर्ष को भी जान रहा हूँ और इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा 16-17 साल की उम्र का एक युवा जो अभी कुछ कल्पनाएं कर रहा है, और उस ज़माने में सर 16-17 साल की उम्र के बच्चे को पता भी नहीं होता था कि करना क्या है। मेन बात यह है, क्योंकि आजकल तो 10 साल के बच्चे को भी पता है कि आगे क्या हो रहा, मगर हमें 20 साल की उम्र में भी ढंग से नहीं पता था। मतलब आज जितनी जानकारी अगर इतनी साल हमें 10 साल पहले होती तो आज शायद कुछ और ही होता। बहुत सही बात है। अच्छा, आगे की क्या योजनाएं बनाई हैं आपने, भविष्य की क्या योजना है? भविष्य क्या सर, भविष्य में कुछ नहीं है फिलहाल। तो हमारा क्या है कि एक ही बच्चा है मेरा, क्योंकि हमारा इतना वो तो है नहीं, अब महंगाई का दौर है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी है, उसे कुछ लायक बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास पैसा तो है नहीं। इनकम अपनी यही है, जो कमाएंगे 100 कमाएंगे 500 कमाएंगे, वही इनकम है, उसी में घर परिवार भी चलाना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, 2 पैसे बचाने भी हैं ताकि आगे उसे कुछ कोर्स करा सकें। तो योजना तो यही है सर। बाकी छोटी मोटी कोई आरडी खोल ली, इसमें पोस्ट ऑफिस में 2 आरडियाँ हैं मेरी 500-500 रुपये वाली, वो भविष्य के लिए रखी है बच्चे के लिए। भाई उसी को पैसा जो आता है वो बैंक में जमा कर देते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि आगे चल के जो है पैसा तो बहुत चाहिएगा। 17-18 साल की उम्र में बच्चे को पैसा लगेगा, तो सर एकदम से पैसा कहाँ से लाएंगे? सुरेश भाई, एक चीज़ बताइएगा कि जो मेहनत आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, कई बार तो आपको खाने पीने का भी होश नहीं होता होगा कि कितना काम आपके पास आ जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि काम नहीं हो पाता है। अगर मैं महीने की बात करूं, औसतन कितनी आय हो जाती है? सर बीच में तो अभी 2-3 साल पहले तक तो बहुत अच्छा काम था, क्योंकि उस समय इतने इलेक्ट्रिशियन हुआ नहीं करते थे और मेरे पास काम पेंटिंग में रहता था। आज की डेट में हम पेंटिंग में पड़े हुए हैं, काम नहीं है। काम नहीं है? काम नहीं है। काम क्या है कि काम करने वाले बहुत आगे, बाहर से लोग काफ़ी वो लोग आ गए यहाँ पर ना, तो उसकी वजह से हमारे काम में थोड़ा कमी आ गई। गलती थोड़ा हमारी भी है, क्योंकि हमने आपको किसी के यहाँ भेजा है तो उसने मेरा नाम काट के अपना नाम लिखवा दिया वहाँ पर, तो कस्टमर कट गया कई जगह। ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने अभी दिखाई दे रही है कई जगह, और काम अब डेली नहीं मिलता, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि काम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो वो फिर छूट भी जाता है। क्योंकि पहले मेरे साथ 2-3 लड़के हुआ करते थे काम करने वाले, तो हम लोग मिलजुल के काम कर लेते थे, यूनिटी में चल जाता था काम। अब क्योंकि लड़के ने सब ने अपना अपना काम अपने आप स्टार्ट कर दिया, तो मैं भी अकेला हो गया, वो भी अकेले हैं, तो एक आदमी कितना काम करेगा? 1 या 2 या 3 कंप्लेंट कर लेगा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता।
मतलब जो आपने लिया है, जिस हुनर के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई दूसरा विकल्प भी देखना चाहिए? सर सोचते तो हैं, बट क्या है कि अब उम्र हमारी हो गई 43। तो सर अब इस समय सीखने का, वैसे सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, मगर ऐसा कुछ अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई नया काम सीखा जाए। यही काम अच्छा है। और मेरा इसमें कायदे में तो मैंने क्योंकि इन्वर्टर का थोड़ा सा काम सीखा है, तो मैं इन्वर्टर का काम मोस्टली करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी इन्वर्टर में ही है वैसे। तो इन्वर्टर का काम तो बढ़ रहा है। हाँ जी। इन्वर्टर का काम बढ़ रहा है, मगर अब क्या हुआ सर, क्योंकि रिपेयरिंग में जो है मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आ रहा, तो रिपेयरिंग लोग कम कराते हैं, मैक्सिमम लोग चेंज करवाते हैं, उन्हें हटाओ, क्योंकि रिपेयरिंग की अब गारंटी भी नहीं मिल रही। प्रोडक्ट जो है हमेशा नया आ रहा, तो मार्केट में सामान अवेलेबल नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। अब जो है लोग कहते हैं कि मरम्मत नहीं करानी है, इसको रिप्लेस ही हाँ, कर दो, रिप्लेस कर दो। तो उससे आपके काम पर प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मेंटेनेंस में हमें 2 पैसे और बच जाते थे। 2 भाई, मान लो आपने कोई 10 रुपये का सामान मार्केट से लेके उसमें लगा दिया, तो हमने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज कर ले लिया, तो उसने भी दे दिया, खुशी खुशी करवा लिया। अब वो सामान ही हमको 1200-1300 रुपये का पड़ रहा है, हम कस्टमर से कहेंगे भाई साहब 1500 रुपये का खर्चा है इसमें, तो वो कहेगा भाई जी रहने दो, नया ले लेंगे, क्योंकि नया 3,500-4 हज़ार रुपये का नया मिल जाता है, और फिर 2 साल की वारंटी है। 2 साल के अंदर कुछ होगा तो कंपनी वाला फ्री करके जाएगा। पुरानी टेक्नोलॉजी जो हमें पुराने काम आते थे वो लगभग ऑलमोस्ट बंद हो गए। अब नई टेक्नोलॉजी का काम है, उसे हमें बड़ा ध्यान से सोचना समझना पड़ता है पहले। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ गई, हमारी वॉशिंग मशीन आ गई, सब फुल्ली ऑटोमेटिक्स चल रही हैं इस समय। हमें सेमी ऑटोमेटिक का हर चीज़ का पता है, पूरे पार्ट का पता है, कौन सा पार्ट क्या है। मगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, आप उसे खोलोगे हमें समझ नहीं आता, क्योंकि सारी उसमें पीसीबी लगी हैं, सब ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सीन है उसके अंदर। एक जगह कोई भी पीसी उड़ गई तो काम करना बंद कर देगी मशीन, वो आप फॉल्ट नहीं ठीक कर सकते, मिलेगा नहीं आपको। हमने वो पीसीबी अगर मान लो किसी उससे रिपेयर भी कराई, जो रिपेयर करते हैं बंदे, वो कहते हैं भाई साहब 1 मिनट की गारंटी नहीं है, हम आपको चेक करके देंगे, आपकी वहाँ चले ना चले। तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं उनके, क्योंकि वो लेते हैं एक पीसीबी रिपेयर करने के 700-800 रुपये चार्ज करते हैं। हम कस्टमर से 1000-1200 रुपये लेते हैं। मान लो हमने ले भी लिया 1000-1200 और उसके यहाँ नहीं चला, तो वो 1000-1200 वापस देने पड़ेंगे, और उसने तो ले लिया अपने 500-600 जो भी लेना है। बहुत सही। तो ये नुकसान होता है तो सर। प्रशिक्षण की ज़रूरत है इस समय? प्रशिक्षण की ज़रूरत तो है, क्यों नहीं है सर। मगर क्या है कि सर मैक्सिमम मैंने कहा ना, लोग यही चाहते हैं कि हम रिपेयर नहीं कराएंगे, यूज एंड थ्रो वाला ही सीन चल रहा। अच्छा पीसी भाई, एक चीज़ और है कि जब आप कहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस आप लगाते हैं और फिटिंग जैसे आप कर रहे हैं, या आपने कोई उपकरण लगाया, तो उसके बाद आप जो उसके जो सुरक्षा मानक हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं? हाँ सर, वो बिल्कुल सर। मैं जैसे इन्वर्टर का काम करता हूँ, मैंने इन्वर्टर लगाया तो मैं कस्टमर को इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ कि आपने इसमें पानी का ध्यान रखना है, लाइट चलेगी तो ऐसे यूज़ करना है, बाई चांस ये बंद हो जाए तो ऐसे ठीक करना है, और ख़राब हो गया तो आपने ये प्लग निकालना है, पीछे से प्लग निकाल के वहाँ लगाना है, आपने बटन ऑन कर देना है, आपकी लाइट चल जाएगी। तो ये सब सुरक्षा मानक हम उनको बताते हैं। और टाइमली अगर मौका लगता है, मैं मान लो कस्टमर के उधर से जा रहा हूँ, तो मैं कस्टमर को 2 मिनट मिल के हाय हेलो करके भी जाता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये सर्विस मैं देता हूँ। कोई एक इमरजेंसी में भी आपकी सेवाएं ली गई, उस घटना के बारे में जानना चाहेंगे? इमरजेंसी में सर ऐसा होता है, जैसे कई बार रात को लोगों के घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, तो एक बार यहाँ मार्केट में कईयों के यहाँ हो चुका, तो मेरे को रात को आ जाते हैं लोग बुलाने, रात को 1 बजे 2 बजे कि भैया घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जल्दी चलो। तो मैं जाके वहाँ सर्विस दी। अब क्योंकि मेन लाइन तो हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं है, मगर हम क्या है कॉल करवा के, मैंने कहा भाई मेन लाइन बंद कर, हम फिर लाइन काट के उसको ओके करके देते हैं। तो ये कई बार किया है। आपात स्थिति में भी आपने सेवाएं दी हैं और लोगों को उनके सामान को ख़राब होने से, फूकने से आपने बचाया है। और पीसी भाई, एक जानकारी और मैं चाहूँगा कि आपको मैं पूरे दिन भर दौड़ते हुए देखता हूँ। आपके पास फ़ोन आता है, कॉल आती है और आप तुरंत दौड़ जाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, सर्विसेज देते हैं। जो पूरी एनर्जी आती है, इस एनर्जी का राज क्या है? सर कुछ नहीं है, 2 पैसे कमाने हैं तो भागना तो पड़ेगा ही रोड पे। आप भी फील्ड वर्कर हो, आपको भी चलना है जगह जगह, है ना। आपकी न्यूज़ की तलाश में रहते हो इधर उधर, जहाँ आपको मिलेगा, आपको चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, आपने जाना है तो जाना है, वही हमारा काम है। हमें भी कस्टमर को सर्विस देनी है। हमने अगर उसको बोला सर कि मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ या 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 घंटे से पहले ही पहुँच जाएँ। अगर हम 1 घंटे के बाद 10 मिनट लेट भी चले गए तो सर वो मना कर देते हैं। डॉक्टर्स की कई बार विजिट किया हमने काम करने के लिए, जब जाते थे, मान लो किसी का इन्वर्टर देखना है या गीजर वीजर रिपेयर करना है, तो डॉक्टर्स के पास क्योंकि टाइम नहीं होता, वो सीधा कॉल करते थे और टाइम लेते थे, कितने बजे पहुंचोगे,
हमने कहा सर मैं इतने बजे पहुँचूँगा, नहीं तो वो अपना टाइम बताते थे कि इतने बजे नहीं इतने बजे आओ। अगर हम उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो गेट आउट कर देता था कि दूसरे कस्टमर को बुलाएंगे, दूसरे को बुलाएंगे, कोई और इंजीनियर आएगा, आप नहीं करो। अच्छा। हाँ, तो टाइम का चैलेंज बहुत होता था। और फिर उनका फिर टाइमिंग भी होता है। उसने कहा कि भैया मेरे पास जो है 11 बजे से मेरी 2 बजे ड्यूटी है, आपने इस बीच में काम निपटा देना है अपना। अब वो आपको देखना है कि वो काम उससे ज़्यादा देर का है या कम देर का है, तो वो हमें अपने हिसाब से करना पड़ता था। दूसरा क्या है कि जैसे दूर जा रहे हैं तो फिर सामान भी, क्योंकि हम बैग में लेके जाते थे सब कुछ, ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें भागना ना पड़े, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, हमारे पास साइकिल ही हुआ करती थी। तो साइकिल से ही भागते थे जगह जगह। कई बार रात को आया हूँ मैं वहाँ से। ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा आपका काम जी। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे आपका एक मैसेज, आपका एक संदेश उन युवाओं को जो घर पर हैं और चाहते हैं हम कुछ सीखें स्किल डेवलपमेंट के नज़रिए से, क्योंकि स्किल आपने लिया है और उस स्किल के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं जो घर पे बेरोज़गार बैठे हैं या सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, तो देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप जहाँ से शुरू करो वही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, तो जो आपको लगता है कि यार मैं फ़िलहाल 1 घंटे 2 घंटे फ्री हूँ, तो 1-2 घंटे के काम भी मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। आप कोई काम सीख लो, किसी मोबाइल की ट्रेनिंग ले लो, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन का काम जैसे हम लोग कर रहे हैं तो कोई आके सीख सकता है, छोटा मोटा अपना काम करेगा। मान लो किसी की अगर दिन भर में 2 प्रेस भी रिपेयर करी तो 50-50 भी लेगा तो 100 रुपये की दिहाड़ी बन गई। आपका क्या है गया, आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच गया, टाइम भी पास हो गया और 2 पैसे जेब में भी आ गए। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आदमी अपने आप को खाली ना रखे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो अपने आप को आदमी बिजी रखेगा, 2 पैसे कमाएगा, उसे जब पैसे आते हुए देखेंगे आते हुए, तो वो क्या करेगा कि यार मेरे को पैसे मिल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उत्साह आ जाएगा, तो वो फ्री टाइम को यूज़ करना शुरू करेगा, तो फ्री नहीं रहेगा और वो पैसे की तरफ भागेगा तो फिर वो पैसा ही कमाएगा। और पैसे कमाने की एक बार लत लग जाएगी तो इधर उधर फालतू नहीं दौड़ेगा कहीं भी, और पैसा कमाएगा तो अपना खर्चा उठाएगा बढ़िया करके। तो अभी हम मुलाकात कर रहे हैं पीसी भाई से, जिनका नाम है सुरेश चंद, लेकिन प्यार से आपको पीसी कहकर पुकारते हैं लोग, क्योंकि लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। एक तो आपकी मुस्कुराहट और जो आपका बात करने का जो तरीका है कस्टमर के साथ, वो लुभाता है। आपने जीवन में संघर्ष किया है, आपने बहुत सारी इच्छाओं को दबाया है, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबाकर आपने मेहनत की है परिवार के लिए, और आप चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। और आप स्किल डेवलपमेंट का एक संदेश दे रहे हैं कि कौशल विकास होना सभी के लिए ज़रूरी है और युवाओं को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। पीसी भाई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।